चलिए आज हम करेंगे मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, दो डिसेबिलिटीज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कुछ नया और कुछ कॉमन आपको जानने को मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या है? एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को सोचने, महसूस करने, व्यवहार और मनोदशा को प्रभावित करती है। पहली चीज तो मेंटल इलनेस जो होता है वो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह का हो सकता है। परमानेंट में कैसे हो सकता है? परमानेंट एक लॉन्ग टर्म वाला, और इतना लॉन्ग टर्म कि उसका कुछ इफेक्ट रह जाएगा लेकिन वो पूरा नहीं रहेगा। एक होता है ना कि मेंटल इलनेस को बेसिकली ये जाना जाता है कि ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन मेंटल इलनेस की ऐसी होती है, इतनी सीवियर और इतनी क्रोनिक होती है कि उनका जो इफेक्ट है वो बहुत समय तक रह जाता है, कुछ परसेंट रह जाता है, पूरा नहीं रहता। तो ये माना जाता है कि मोस्ट ऑफ जो है ये रिकवरी इसमें हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रभावित किसको करती है? हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार को और मनोदशा को, जो है हमारा मूड जो है उसको ये अफेक्ट करती है। दैनिक कार्यों में बाधा डालती है। उदाहरण के तौर पे अवसाद, चिंता, स्किज़ोफ्रेनिया, द्विध्रुवी विकार, इन सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी को एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, मरने के ख्याल आते हैं कि मैं तो मर जाता हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे बहुत ही नेगेटिव ख्याल जो आते हैं। या पेपर से हम डरते हैं, या किसी बाहर वालों से डरते हैं, जैसे कि किसी के साथ कोई ट्रॉमा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़की बस में जा रही है और उसके साथ किन्हीं लड़कों ने बदतमीजी कर दी और दोबारा वो बस में चढ़ने से डरने लगी बहुत टाइम तक। फिर उसका जो है एक मेडिकेशन चला, काउंसलिंग हुई, उसके बाद जो वो रिकवर कर पाई, तब जो बाहर निकलने से वो डरना बंद हुई। तो इस तरह की सिचुएशंस होती है कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, या हमारी खुद के ही माइंड, हमारी सोच, ओवर थिंकिंग जो होती है वो हमें इस तरह से अफेक्ट कर देती है कि हम बीमार ना होते हुए भी बीमार हो जाते हैं, और कुछ तरह से जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है या फिर हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो अफेक्ट हो जाती है बहुत ही नेगेटिवली। ठीक है, कारण क्या होते हैं? आनुवंशिक होता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स को एंजाइटी है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन थी उनको, किसी चीज की दवाइयां चल रही थी ऑलरेडी, तो वो चीज वहां से भी आ सकती है। दूसरा जो है बायोलॉजिकल, आनुवंशिक और बायोलॉजिकल एक ही तरह से कि वो इनबिल्ट है, आपके जीन्स में है। ठीक है, या तो वो पेरेंट से आ गई या फिर पेरेंट से नहीं आई है लेकिन आपके ही जीन्स में इनबिल्ट हो गई है वो। ठीक है, मनोवैज्ञानिक या प्रावरणीय कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक वो कारण होंगे जो हमें अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारे किसी करीबी की डेथ हो जाना और हम उससे बहुत जुड़ाव था, हमारा उससे बहुत प्रेम प्यार था, और हम उनका अलगाव जो है सहन नहीं कर पाए, उसकी वजह से जो है किसी को पागलपन हो जाना या दिमाग में सुन्न हो जाना या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। ठीक है, पर्यावरणीय कारक भी उसी में आएंगे जो हमें अफेक्ट करते हैं लेकिन बाहरी साइड से। जैसे मैंने आपको बस वाला एग्जांपल दिया कि आनुवंशिक तौर पे कुछ नहीं है, पेरेंट से कुछ नहीं आया, हमारे अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन हमारे आसपास कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से हमारे दिमाग पर ऐसा असर पड़ गया कि हम जो है हमारे सोचने समझने की पूरी शक्ति जा चुकी है। अब सिर्फ हमें एक ही चीज दिखता है, या तो रोना, चिल्लाना और मरना, बस ये सब की दर्द बहुत है जिंदगी में। ठीक है, उपचार की अगर बात करें, ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो ट्रीटमेंट क्या है? एक तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह, और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक जो थेरेपी कहते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या परामर्श कहा जाता है, जिसमें कि आप अपने ब्रेन से कैसे सोचते हैं, आपको कैसे चीजों को मैनिपुलेट करना है, कैसे समझना, उस पे जो है थेरेपी दी जाती है कि आपके थॉट प्रोसेस को रिकवर किया जाता है उसमें। ठीक है, उसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं, इनकी मेडिकेशन थेरेपी भी इसकी चलती है, और सोशल सपोर्ट होता है। ऐसे में परिवार का और अपनों का, जो हमारे क्लोज वन है ना, चाहे वो फ्रेंड्स हो या आपके फैमिली मेंबर हो, तो वो उन सबका सहयोग, सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर वो इतना सपोर्ट करे कि हाँ, हम जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो वाली जो, वो भी एक थेरेपी से कम नहीं है उस टाइम में। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से मेंटल इलनेस के आते हैं, क्योंकि हमसे यही पूछा जाएगा कि ये जो डिसऑर्डर है या ये सिचुएशन है किस में आती है, मेंटल इलनेस में आती है या नहीं आती, या नीचे ऑप्शंस दिए होंगे कि इनमें से मेंटल इलनेस में कौन सी आती है या कौन सी नहीं आती। तो ये कुछ यहाँ पे दिए एग्जाम्पल, ये याद रखना। पहला है मूड डिसऑर्डर, मनोदशा विकार। एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार, जिसमें चिंता होती है। मनोदशा क्या होता है कि मूड चेंज हो जाता है, एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से जो है
हम खुश बहुत हो गए और एकदम से हमें ऐसा लग रहा है चिड़चिड़ापन के कुछ नहीं चाहिए यार, जाओ यहाँ से, तो वो चीज है। उसके बाद थर्ड है साइकोटिक डिसऑर्डर, मनोविकृति। मनोविकृति क्या होता है, जैसे स्किजोफ्रेनिया होता है ना, स्किजोफ्रेनिया में क्या होता है, अगर किसी को पता हो, हम आम भाषा में हम आसपास कहीं सुनेंगे तो हम ये कह देंगे कि इसको भूत दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया में क्या होता है कि कोई होता नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग जो है एक परसेप्शन बना लेता है कि मुझे कोई दिख रहा है, जो नहीं है वो सुनना या देखना। स्किजोफ्रेनिया में ये सिचुएशन बन जाती है कि या तो हमें कुछ ऐसा सुन रहा है या फिर हमें ऐसा कुछ दिख रहा है जो एक्चुअल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें कि जैसे बाइपोलर होना, कि एकदम से उसकी दो साइड होती है, कि कभी गुस्से वाली और कभी जो बहुत ठंडे स्वभाव वाले। एक देखो, हम सब भी आम इंसान है, कोई सिचुएशनल गुस्सा हम सबको आता है, लेकिन हम अपने उस सिचुएशन में आपा नहीं खोते हैं, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी को होता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी एक अलग ही रूप में, कि कभी उसका रूप ऐसा होगा आपको लगेगा ही नहीं कि अच्छा ये वही इंसान है, इतना अलग, और दूसरे ही टाइम आपको लगेगा अच्छा ये वही इंसान है जो थोड़े टाइम पहले ऐसा था या कल ऐसा था। तो है कि इसकी दो पर्सनैलिटी हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे चेंज होती रहती है कि आप पता नहीं लगा सकते कि ये इंसान कब क्या कह देगा और क्या कर देगा, ठीक है। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कि खाने से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें जैसे मेनली जो है एनोरेक्सिया आता है और एक बुलिमिया आता है। बुलिमिया क्या होता है कि पहले बहुत ज्यादा खा लेना और फिर मोटे होने के डर से जानबूझकर वॉमिटिंग कर देना, उल्टियां कर देना, वो ईटिंग डिसऑर्डर है। कि पहले आपने खा लिया और फिर उल्टियां कर रहे हो ताकि मोटे ना हो जाओ, ये एक डर बैठ जाता है। और ये आजकल की लड़कियों में ज्यादा हो रहा है, ये रिसर्च बताती है, ठीक है। डिटेल में इन सबको हम पढ़ेंगे अभी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार, जिसमें कि जुनून सवार हो जाता है सिर पे, कि चीजें जो है अपनी जगह पे होनी चाहिए। बार बार हाथ धोने, जैसे कि मेरे हाथ जो धो तो लिए, फिर टैप बंद किया था, टूटी जो है उसको बंद किया था नल को, जिसकी वजह से जो है हाथ दोबारा गंदे हो गए, फिर से हैंड वॉश करना, तो बार बार हैंड वॉश करना, या फिर बार बार चीजों को साफ करना, या बहुत ही इची करना कि देखो ये चीज तो बहुत गंदी है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मैं ये नहीं खा सकता, ये ग्लास गंदा है, ये पता नहीं किसने धोया होगा, कैसा धोया होगा, धुले हुए बर्तनों को बार बार धोना, तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तंत्रिकीय विकास विकार, की जो हमारा ब्रेन है या डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाया, उसकी वजह से, जैसे एडीएचडी बच्चा होता है, हाइपर जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चा, उसमें क्या होता है, उसमें बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं, उसे नहीं पता वो क्यों कर रहा है, अचानक से वो बहुत गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है, किसी को मारने लग जाता है, अचानक से वो बहुत ही शांत और स्वभाव हो जाता है, बिल्कुल पोलाइट बच्चा की कहना मान रहा है। तो उसके अलग अलग जो पर्सनैलिटीज है या अलग अलग जो मूड स्विंग्स है हमारे पास निकल कर आते हैं, तो अलग ही वो एक डील कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, की नशीले पदार्थों के उपयोग का विकार, जिसमें किसी चीज की लत लग जाती है, वो लत आपको शराब की भी हो सकती है, और किसी नशे की, जो गांजा हीरोइन या कोकीन या जो भी है, उन सब किसी की सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती है, जितनी भी जो है नशे की चीजें हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है कि नशे के सिर्फ पदार्थ ही नहीं होते हैं, आपने अगर सुना हो, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ कि लोग नशे जो है किसी स्मेल का भी करते हैं, जैसे कि लोगों को इंक को स्मेल, जो शाही होती है ना उसको स्मेल करने का भी नशा होता है, बारों की लुगदी बनाकर खाना या उसको सूंघना, इस तरह के नशे भी हैं। अगर आप कभी सर्च करो ना इन बारे में तो आपको ऐसे ऐसे नशे मिलेंगे ना कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये सच में नशा है क्या। लोग गत्ता खाते हैं, गत्ते में नशा उनको फील होता है, क्योंकि ये क्या होती है, कोई चीज होती है, कोई बैड हैबिट होती है जो हमारे इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अब हम उसके बिना रह नहीं पाता वो इंसान। तो उसका ये जो है खाने के पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उनके नशे की, वो चाहे उनको सूंघ रहा है या चाहे उनको खा रहा है वो, पर उसकी उसको इतनी हैबिट हो चुकी है कि वो भले उसकी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है और वो जानता है कि मेरी बॉडी पे जो इसका नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी तरह के होते हैं, कुछ कुछ मेन हमें पता होने चाहिए, बाकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं या टाइप्स हमने पढ़े हैं, सबकी डिटेल में बात करते हैं कि कौन सा क्या होता है। 7 जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, मेन जो है, फिर भी अगर एक आध कुछ रहेगा और हमें लगेगा कि क्वेश्चंस में आ रहा है तो उसको भी हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला है मूड डिसऑर्डर यानी मनोदशा विकार। मनोदशा में अत्यधिक बदलाव, जैसे बहुत दुखी या बहुत उत्साहित रहना, कि एकदम से
बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए, एकदम से बहुत ज्यादा उदास हो गए। मूड जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल दिया गया है डिप्रेशन का कि अगर जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, वो एक व्यक्ति कई हफ्तों तक निराश महसूस करता है और काम करना छोड़ देता है। जैसे आजकल के जो ऑफिसेज है या काम करने का जो ढंग है, हम लोगों में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आज की जनरेशन में, या मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मेरी जनरेशन में भी वो प्रॉब्लम है। ठीक है, जो ये 99 या 2000 के आफ्टर जो बर्थ वाले हैं ना, उन सब में ये प्रॉब्लम है। हम जिस ऑफिस में जाते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, जिस भी एनवायरमेंट है, वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो टीचर है चाहे वो किसी और फील्ड में, ठीक है, वो हर चीज को नेगेटिवली लेता है। सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, हम तो मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट मजदूर वाला। जब वो नेगेटिव नेगेटिव मीम्स को अपनी हंसी मजाक में शेयर करते करते ना, वो उनके माइंड पर, उनके दिमाग पर इतना इफेक्ट कर गई है कि वो अपनी जॉब को एक जिम्मेदारी समझने की बजाय एक बोझ समझने लगे हैं। और उसके कारण जो है ना, बहुत सारे जॉब करने वाले बच्चे या फिर एजुकेशन वाले भी, जब से ये चीजें आई ना कि जैसे जैसे एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाने की बात आई, कि लचीलापन लेके आया जाए शिक्षा में, तो इसके ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। लचीलापन जो हम इसलिए ला रहे थे ताकि जिस बच्चों को प्रॉब्लम है, जो बच्चे किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो भी जो है मेन स्ट्रीम जो है मुख्य धारा है उसमें शामिल किया जा सके उनको। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट किस पे मिला, इनको उन पे मिला जो सामान्य बच्चे हैं। सामान्य बच्चों के लिए चीजें इजी होने लगी। अब वो जो है एडवांटेज लेने लगे इस चीज का कि हम तो बैग नहीं लेके जाएंगे, हमारे टीचर हमसे बैग मंगवाते हैं, बताओ क्यों मंगवाते हैं, हमारे टीचर हमें लिखने को होमवर्क दे देते हैं, क्यों दे देते हैं। अब वो टीचर के साथ उनकी बॉन्डिंग ही नहीं रही है। टीचर उनको कुछ कह नहीं सकता, टीचर उनको डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता। ठीक है, मारने तक तो ठीक था कि आप हाथ नहीं उठा सकते बच्चे पे, प्यार से समझाइए, वो चीज ठीक है। लेकिन अब बच्चा मैनिपुलेटिव हो गया है, बच्चा कुछ भी चीजें बोल देता है, तो उसका नेगेटिव इंप्रेशन उस पे। अब बच्चे की तीसरी चीज यहाँ पे पेरेंटिंग का आ जाता है कि आज हमारे बच्चों की जो नीड्स है वो इतनी फुलफिल हो रही है। बच्चे ने बोला मुझे तो पेंसिल चाहिए, पेंसिल उसके पास है, लेकिन वो बोला मुझे पिंक पेंसिल चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, मुझे रेड चाहिए, तो वो पेंसिल उसके लिए आ रही है। पेरेंट्स ने उसे वेट करना नहीं सिखाया, धैर्य क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, वो नहीं सिखा रहे हैं पेरेंट्स। जब वो रियल लाइफ में यहाँ से जाता है, तब उसे पता लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे सब कुछ दे दिया। अब वो स्कूल में कॉप अप नहीं कर पाता क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स नहीं बैठे हैं, बाहर की दुनिया में हर जगह पेरेंट्स नहीं बैठे हैं। हमारे पेरेंट्स जो मेरे जनरेशन में भी, मैं ये कहूंगी कि अगर मैंने कोई डिमांड की है तो मेरे पापा या मम्मी जो थे, हमें ये चीज बोलते थे कि बर्थडे आएगा तब दिलाएंगे, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा तब दिलाएंगे। तो हमने जो है किसी चीज के लिए साल साल 6-6 महीने वेट किया है। सोचो, और आज का बच्चा आज कुछ चीज मांगी तो आज शाम तक चाहिए या मोस्ट टू मोस्ट कल तक चाहिए, और वो उसे मिल रही है। तो जब आम जिंदगी में, जो रियल लाइफ में, जब वो घर से बाहर निकलता है, हमारी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही है, तो बच्चे के दिमाग पर जो है गलत असर पड़ रहा है। वो एंजाइटी और डिप्रेशन के इतने केसेस आज के टाइम में बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, फर्स्ट क्लास का बच्चा जिसको की लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेरे खुद के पास आता है, और वो बच्चा जो है ये कहता है कि मैं तो पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं तो एक्टिविटी करने आया हूँ, मैं तो एक्टिविटी करूंगा, ड्राइंग करूंगा। मैंने उसे जो है उसका क्लासरूम चेंज कर दिया। जिस क्लासरूम में वो उसे जाने से नया, क्योंकि वो नया क्लासरूम था, वहां जाने से उसको ये होता है मुझे उस क्लास में नहीं जाना, मुझे अपनी क्लास में जाना है। तो मैंने उसे एक चीज कंडीशन कर दी कि अगर तुम्हें स्टडी करना है तो हम यहाँ बैठेंगे, अगर तुम्हें स्टडी नहीं करना है तो तुम्हें न्यू क्लासरूम में मैं भेजूंगी। जो बच्चा स्टडी नहीं करता, जो एक्टिविटी करता, उसे वहीं बैठना पड़ता है। अब 2-3 दिन तो वो गया, उसके बाद जो है वो ऐसे होने लगा कि अब मैं मैम को ये नहीं कह सकता कि मुझे स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैंने ये बोला तो मैम मुझे दूसरे नए रूम में ले जाएंगे। अब इसके विपरीत होता क्या है, वो घर पे जो है टेंट्रम करना शुरू कर देता है कि मुझे क्लास नहीं जाना, मुझे क्लास नहीं जाना। फिर हमने क्या किया, उसका टीचर चेंज किया 2 दिन। तीसरे दिन वापस जो वो मेरे पास आया, थोड़ी देर बैठा, मैंने कलरिंग ड्राइंग करवाया, उसके बाद जैसे ही पढ़ाना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते वो बच्चा बीच में मुझे क्या बोल रहा है। एक फर्स्ट क्लास का बच्चा, आप अंदाजा लगाइएगा लर्निंग डिसेबिलिटी का, जो थोड़ा स्लो लर्नर भी हम कह सकते हैं। तो वो बच्चा मुझे कहता है फिर से एंग्री मत होना वरना मैं तुम्हारी क्लास में नहीं आऊंगा, मैं बोल दूंगा तुम अच्छा नहीं पढ़ाती हो।
सोचो कि वो स्पेशल बच्चा वो ऐसा बोल रहा है, तो नॉर्मल बच्चों का जो डेवलपमेंट है या पेरेंटिंग हम कहाँ कर रहे हैं। तो जो मेंटल इलनेस है वो हमारी पेरेंटिंग, हमारा एनवायरनमेंट जो है उन चीजों से आ रहा है। कुछ जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए कि टीचर कुछ नहीं कह सकता, लचीलापन है, आप एग्जाम में लिख के नहीं देना जा सकते, बोल कर दे दो, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किसके लिए आई है और क्यों आई है। तो इसकी अवेयरनेस अभी नहीं है, उसकी वजह से जो मेंटल इलनेस के ज्यादातर केसेस वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, रीजन मैंने समझा दिया, अब हम फटाफट जो इनको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें। तो जो हमारा मूड है वो बहुत ज्यादा चेंज होना, कि बहुत ज्यादा गुस्सा या उत्साहित हो जाना, दुखी हो जाना, जो एक इसमें आता है, मूड डिसऑर्डर में आता है। डिप्रेशन के केसेस इसमें हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी चिंता विकार जो होता है, बहुत ज्यादा डर लगना, चिंता होना किसी की, कि बिना किसी वास्तविक खतरे के लगातार डर या चिंता रहना, कि रियल में हमें कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें ऐसा लगता रहता है, व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि कुछ होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है या कुछ तो गलत हो गया, वो डरता रहता है, चिंतित होता है। जैसे कि एक छात्र हर परीक्षा से पहले डर के कारण बेहोश या पसीना पसीना हो जाता है, तो ये उसकी परीक्षा चिंता है, एग्जाम एंजाइटी है। एंजाइटी का कोई भी रूप हो सकता है, वो आपको एग्जाम्स के रिलेटेड हो सकती है, या किसी नए पर्सन से मिलने में हो सकती है, या कोई जो व्यक्ति कभी स्टेज पर बोला नहीं हो, चढ़ा नहीं हो, या 1000 लोगों के सामने कभी बोला नहीं हो, और उसे एकदम से उसे पता लगे कि तुम्हारे सामने 1000 क्या 100 लोग भी बैठे, तो उसकी टांगे कांपने लग जाएगी, पसीने पसीन हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा। तो वो चिंता है, चिंता होने लगती है, डर लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है साइकोटिक डिसऑर्डर यानी मनोविकृति। मनोविकृति में क्या होता है कि वास्तविकता जो होती है ना उससे संपर्क टूट जाता है, रियल लाइफ से संपर्क टूट जाता है, और ऐसी चीजें सुनाई या दिखाई देती है जो वास्तविकता में नहीं है। कोई व्यक्ति काल्पनिक लोगों से बात करता है या उनकी आवाजें सुनता है। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम देखें, सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो है लोग इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। ठीक है, और इन्फ्लुएंसर का ही एक केस बताती हूँ। एक लड़का सेवेंथ एट्थ या नाइन्थ क्लास तक का बच्चा, वो बच्चा किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखता था किसी लड़की की, और वो लड़की जो है उसके दिमाग पर इतना असर कर गई थी कि वो उस लड़की उसे दिखने लगी थी। वो कहता था कि वो आती है, वो मुझसे बात करती है, वो मुझसे मिलती है, और एक्चुअल में उन सबको, घर वालों को पता ही नहीं है कि कौन लड़की है। और वो लड़का बोलता है कि वो मुझे कहती है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे उसके साथ जाना है। रात को भी घर से निकल जाता है, दिन में भी घर से निकल जाता है। जब उसका चेकअप करवाया गया, पहले जो आसपास के लोगों ने बोला कि इसको भूत दिखते हैं, कोई प्रेत आत्मा का साया है, लेकिन जब डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो उसे स्किज़ोफ्रेनिया मिला। तो इस तरह इसमें जो है अंधविश्वास और जो रियलिटी है उसमें कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है, कि चीजें जो है, जो चीजें नहीं है वो या तो सुनाई देती है, दिखाई देती है, वो उसे स्किज़ोफ्रेनिया हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्यक्तित्व विकार। व्यक्तित्व विकार में क्या होता है कि जो पैटर्न होता है ना हमारे बिहेवियर का, हमारा व्यवहार है, उसका एक अनयूजुअल पैटर्न बन जाते हैं, कि नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है। रोने की जगह आप हंस पड़ता है व्यक्ति पे, और जहां हंसना चाहिए वहां रो पड़ता है, या उसे पता नहीं है कि कोई चुटकुला सुनाया गया और मुझे हंसना था। तो वो चीज है कि जो हमारे व्यवहार के पैटर्न है ना, वो दूसरों के मेल जोल में कठिनाई पैदा करते हैं। हमें एक सोसाइटी में या एक जहां पर भी हम बैठे किसी के बीच, तो बाकी सबका जो सामान्य लोगों के एक बर्ताव है, उनका व्यवहार है, उनसे वो व्यवहार जो है मेल जोल नहीं खाता है। कि कब कहाँ जिद करना एकदम से कि मुझे तो ये चाहिए, छोटे बच्चे की तरह, नहीं 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 चाहिए 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 चाहिए, ये झूठ बोलने लग जाना। उसे पता है कि वो चोरी कर रहा है, पर ना चाहते हुए भी चोरी करने लग जाता है, तो उसे वो एक आदत बन जाती है कि जहां कोई चीज अलग सी यूनिक सी दिखी तो उसे उठाने का, चीजें कलेक्ट करने का। भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये पर्सनैलिटी के अलग अलग तरह के होते हैं। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई झगड़ा करता है, कोई नियमों की अनदेखी करता है। असामाजिक व्यक्ति वो तब विकार होता है कि जो सोशली अडेप्टेड नहीं है, वो बिहेवियर जो शो करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर भोजन विकार, भोजन के प्रति असामान्य रवैया हो जाता है, या तो बहुत कम खाना या बहुत ज्यादा खाना। जैसे कि अपने इसमें ये भी चीजें होती है काफी, कि मोटे होने के डर से खाना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, एक लड़की जो है मोटी दिखने के डर से खाना बंद कर देती है, ये सिचुएशन कहलाती है एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया याद रखना। और बुलिमिया जो है वो अलग है। बुलिमिया क्या है? बुलिमिया में होता है कि खा तो लेती है, लेकिन उसके बाद जो है वॉमिटिंग कर देती है,
या लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, बट मेनली जो लड़कियों में होता है, क्योंकि फिगर को लेकर, अपनी बॉडी की जो एक संरचना या एक हम कह सकते हैं कि वेट को लेकर या फिगर को लेकर बहुत ज्यादा जो है ओवर वो होता है कि रिएक्टिव होते हैं कि मैं पतली दिखूं, मैं स्लिम दिखूं, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मैं सुंदर लगूं, उसके कारण जो है ये ज्यादातर होने लगता है। और एनोरेक्सिया में क्या होगा, खाना बंद कर देते हैं, और बुलिमिया में खाते हैं लेकिन उसके बाद से वॉमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं कि मैं मोटा ना हो जाऊं, व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार, यानी कोई जुनून सवार हो जाना, और ऐसा जुनून जिसको कि रोक पाना बहुत मुश्किल हो, ठीक है। जैसे कि बार बार आने वाले विचार और उन्हें रोक ना पाने वाले व्यवहार, ठीक है। एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति कीटाणुओं के डर से दिन में 50 बार हाथ धोता है। अब हमें पता है कि हाथ कितने बार, खाना खाने से पहले धोने चाहिए, खाना खाने के बाद धोने चाहिए, वॉशरूम जा रहे हो तो उसके बाद धोने चाहिए, या आपने कहीं किसी चीज को, ऐसी चीज को छुआ है जो कि आपको लगता है कि वो गंदी थी, गंदगी उस पर लगी हुई थी, मिट्टी अगर उस पर लगी हुई थी, तो आपको हैंड वॉश करने चाहिए। बाहर से या घर आने के बाद, जो आप बाहर से घर आए हैं तो आने के बाद आपको हैंड वॉश करने चाहिए। ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल सिचुएशन है कि आप हैंड वॉश कर रहे हो, इट्स ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने हैंड वॉश किया, आपने नल बंद किया, फिर से हैंड वॉश किए, फिर आपने बाथरूम का गेट बंद किया, ओह मेरा तो हाथ गंदे हो गए, फिर से हैंड वॉश किए। तो इस तरह बार बार चीजें करना, हर 5-10 मिनट में हैंड वॉश कर रहे हो बिना किसी रीजन के कि हाथ जो हैंड वॉश किए 5 मिनट हो गए, थोड़ी देर हो गए, अब दोबारा से कर लेता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। या कोई चीजें जो है वो थोड़ी सी इधर सरक गई है, उधर सरक गई है, तो इस तरह की ऑब्सेसिव जो कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी, इसमें जो जो चीजें आती है वो एक बार पढ़ लेते हैं। एक तो जर्म्स का फियर है कि कीटाणुओं का डर है कि बार बार हाथ धोना कीटाणुओं के डर से, या बहुत ज्यादा साफ सफाई करना और वॉशिंग करना, वो चाहे कपड़ों की वॉशिंग हो, चाहे रूम की साफ सफाई हो, अपने आसपास के अपने घर की साफ सफाई, या अपने फोन या अपना लैपटॉप, अपने स्टडी टेबल वगैरह कहीं की भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्सेशन विद जो है ऑर्डर, ऑर्डर के साथ जुनून होना कि कोई चीजें जो है वो ऑर्डर में रखी हो। अगर मेरे पास 5 जोड़ी जूते हैं तो 5 जोड़ी जूते जो लाइन में होने चाहिए, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर इनएबिलिटी टू कंट्रोल कंपल्शन, कि जो ये कंपल्शन होता है ना, ये चीजें जो हो रही हैं, ये बाधाएं जो आ रही है, इनको रोक नहीं पाना, जानते हुए भी अगर पता, मान लो कि एक सिचुएशन है कि हमें पता नहीं लग रहा, एक उधर पता लग गया लेकिन फिर भी हमें रोक नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है रिपीटेडली चेकिंग थिंग्स, कि बार बार चीजों को चेक करना कि जो चीजें वो अपने स्थान पर तो है ना, चीजें सही तो है ना, कोई गंदा तो नहीं हो गया, टेबल क्लीन हो गया लेकिन फिर भी ऐसे टेबल के ऊपर, अगर मैं एग्जांपल दूं, टेबल के ऊपर ऐसे चेक करना कि इस पे कोई डस्ट तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, तो इस तरह की चीजें। फियर ऑफ फॉरगेटिंग और मिसप्लेसिंग आइटम्स, डरना कि कोई चीजें जो है मैं भूल तो नहीं गया हूँ, या जो है वो चीजें कोई इधर उधर तो नहीं रख दी, सब चीजें अपने स्थान पे तो है ना, इस चीज का डर रहना। इस तरह की सिचुएशंस इसमें होती हैं कि जुनून सवार हो जाता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर। उसके बाद जो है 7th हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तंत्रिकीय विकास विकार, ठीक है। बचपन में शुरू होने वाले विकार है जो सीखने और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये बचपन में शुरू होते हैं। एक बच्चा जैसे क्लास में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जैसे कि एडीएचडी का बच्चा जिसमें ध्यान जो है अभाव होता है, तो ये भी एक तरह का क्या मेंटल इलनेस है कि वो बच्चा जो ध्यान नहीं दे पाता। एक चीज और बता देती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा जो एएसडी बच्चा होता है या एडीएचडी बच्चा होता है, उनको कुछ दवाइयां दी जाती हैं, ठीक है। वो दवाइयों का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, वो दवाइयां जो है उनका ना ही तो एडीएचडी रिकवर होगा, हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, ना ही एएसडी कम होगा, ठीक है। लेकिन एएसडी और एडीएचडी दोनों में ही कुछ व्यवहारात्मक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी मैं आपको आगे ना न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ाऊंगी आज ही की क्लास में। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, एक तरह के हार्मोन्स हम कह सकते हैं, या एक तरह के ऐसे ट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे तंत्रिका तंत्र से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक सूचना पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है। वो अलग होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि खुशी के लिए क्या काम करता है, तो डोपामाइन वर्क करता है जब हम बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह जब एडीएचडी का बच्चा बहुत ज्यादा बैठे बैठे हंसता रहता है, लाफिंग करता है बहुत ज्यादा, तो उसको वो दवाइयां दी जाती है जिससे कि उसका डोपामाइन लेवल थोड़ा जो है एवरेज पे रहे, ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो वो जो दवाइयां होती हैं वो इनके मेडिकल टेस्ट के बाद
इनके अगर बॉडी में कोई हार्मोन्स, कोई विटामिन या कोई प्रोटीन्स है जिनकी की मात्रा कोई कम ज्यादा है, उनको बैलेंस करने के लिए दी जाती है, ना कि एएसडी और एडीएचडी को लेवल को कम करने के लिए। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, अलग अलग थेरेपीज वर्क करती है। हम ये फीवर नहीं है कोई एएसडी, जैसे कि कोई अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पेरेंट्स हो या कोई टीचर हो जिसने ये देखा हो कि उस बच्चे को एएसडी है, वो ये मेडिसिन ले रहा है, अच्छा इस बच्चे को भी मैं सजेस्ट कर देता हूँ, क्या पता इसमें भी सुधार आ जाए, तो ऐसी गलती मत करना। क्योंकि मुझसे बहुत स्पेशल एजुकेटर्स पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन दे, तो आप मेडिसिन जो है हम टीचर सजेस्ट नहीं कर सकते। हर बच्चे का मेडिकल चेकअप होता है, उसके बेस पे चेक होता है कि इसमें कौन सा हार्मोन है, कौन सा विटामिन प्रोटीन है जो ज्यादा या कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बेस पे डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर एएसडी या एडीएचडी के लिए हम कहें कि ये दवाई लेने से एएसडी बच्चा जो है हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें नशीले पदार्थों के उपयोग का विकार है। जैसे कि नशीले पदार्थ जो मैंने बताए थे कुछ भी हो सकते हैं, उनकी या शराब की लत लग जाना। एक व्यक्ति या शराब पिए बिना काम नहीं कर सकता। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर शराब पिएगा तो वो नशे में धुत हो जाएगा, हो सकता है वो चल फिर ना पाए, गिर जाए। लेकिन जैसे लत लगी होगी, वो एक दो बोतल तो ऐसे पी जाएगा जैसे उसे पानी पिया हो और उस पर कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है। और उसे जो है अगर वो नहीं पिएगा तो उसे ये लगेगा कि बॉडी में जो वीकनेस है, कुछ कमी है, वो शराब पीकर ही सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर पाएगा। तो इस तरह का लेवल हो जाता है। एक मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, एक एल्कोहलिक डिसऑर्डर भी होता है जो बच्चे को गर्भाशय के टाइम हो जाता है, जब वो माँ के पेट में होता है। अगर किसी की मदर जो है कोई मेडिसिन ऐसी ले रही थी जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी, या कोई ऐसी सब्सटेंसेस जिसकी मात्रा ज्यादा थी, तो बच्चे को क्या हो जाता है, ऐसा डिसऑर्डर एक हो जाता है जिसमें कि उसे दवाई के तौर पर एक चम्मच हम कह सकते हैं, डेली उसको या दिन में 2 बार या 3 बार एक एक चम्मच करके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जैसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसको शराब देनी पड़ती है, अल्कोहल देना पड़ता है। अदरवाइज जो उसका ब्रेन है सही से वर्क नहीं करेगा, वो कहीं भी जो है सो जाएगा या बेहोश हो जाएगा। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे स्पेशल एजुकेशन में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको चेक करके एक बार बताऊंगी जरूर बाद में। अभी तो आज मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो ऐसी चीजें भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। हमने जो यहाँ पे पढ़ा था ना बाइपोलर, एक सेकंड पीछे हमने पढ़ा था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो है यहाँ पर एंटी सोशल हो जाता है या बाइपोलर पर्सनैलिटी भी आ जाती है। बाइपोलर क्या होता है वो मैं पढ़ा देती हूँ, चलिए। बाइपोलर क्या होता है कि दो तरह की पर्सनैलिटी, कुछ ऐसी टर्म्स है जो पूछी जाती है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं बाय और पोलर। बाय मतलब दो और पोलर मीन्स ध्रुव, जो दो ध्रुव होते हैं, यानी दो ध्रुवीय द्विध्रुवी जो विकार होता है, उसमें क्या होता है, दो तरह की पर्सनैलिटी होती है एक ही व्यक्ति की। एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें महत्वपूर्ण मनोदशा में उतार चढ़ाव होता है, जिसमें उन्माद यानी उच्च और अवसाद यानी निम्न के प्रकरण शामिल होते हैं। कि एकदम तो बहुत ही हाइपर हो जाना और एकदम ही बहुत जो है लो फील करना, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति बन जाना, और एक ही व्यक्ति में दोनों पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। सिचुएशनल होता है कि एकदम से कोई भी पर्सनैलिटी उसकी एक्टिव हो सकती है, ये नहीं कि कुछ चीज ट्रिगर करे तभी होगा, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। वो सिचुएशन कि कुछ व्यक्तियों में ट्रिगर पे होगा, कुछ व्यक्तियों में नॉर्मली कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद स्किजोफ्रेनिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। स्किजोफ्रेनिया क्या करता है, क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है, दीर्घकालिक मानसिक स्थिति है जो कि सोच, धारणा और व्यवहार को प्रभावित करने वाला है। इसमें क्या होता है, स्किजोफ्रेनिया में डोपामाइन जो बढ़ जाता है शरीर में, ठीक है। डोपामाइन बढ़ जाता है, और डोपामाइन बढ़ने के कारण क्या होता है, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन होता है। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, भ्रम होना कि कोई चीज जो है वो जो मतलब कि है नहीं पर वो दिख रही है, ठीक है। और डिल्यूजन जो है गलत विश्वास। गलत विश्वास क्या है कि जैसे कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो मरने वाली, कुछ गलत होने वाला है, वो मुझे ले जाएगा, इस तरह के विश्वास बन जाते हैं, ठीक है। वो होता है डिल्यूजन। इसका इलाज जो है एंटीसाइकोटिक्स है, कि दवाइयां होती है कुछ एंटीसाइकोटिक्स। जिस एंटीसाइकोटिक्स में क्या है कि जो
उसको उससे अपोजिट लेके जाएगा। उसमें कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं, सीबीटी जैसी थेरेपीज भी दी जा सकती हैं, और मेडिसिन वो रहेंगी जो डोपामाइन के लेवल को जो है संतुलित करे, बैलेंस करे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। डोपामाइन क्या एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एक रासायनिक संदेश वाहक है, यानी केमिकल मैसेंजर है। केमिकल होता है एक तरह का, लिक्विड फॉर्म में हम कह सकते हैं, ठीक है। एक केमिकल मैसेंजर है, संदेश वाहक है, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से के बीच में या न्यूरॉन्स से मांसपेशियों या ग्रंथि कोशिकाओं तक संकेतों को प्रसारित कर रहा है। आम भाषा में कहे तो हमारा जो ब्रेन है ना, दिमाग है, जहाँ पे तंत्रिका तंत्र है, जहां से सारा जो बॉडी चल रहा है, वहां से वो किसी मांसपेशियों तक जा रहे हैं, चाहे वो किसी ग्रंथि तक जा रहे हैं, कोई भी कोशिकाओं तक कोई भी जो संकेत पहुंच रहे हैं वो किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, वो केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक संदेशवाहकों द्वारा पहुंच रहे हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक रासायनिक संदेशवाहक है। कुछ जो है ट्रांसमीटर्स यानी रासायनिक संदेशवाहक के नाम हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। एक है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। अब ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ACH। कार्य क्या होता है, ये हेल्प करता है मांसपेशियों के संकोचन, याददाश्त और सीखने में मदद करता है। तो जो एसिटाइल कोलिन होता है, ये ACH, ये क्या करता है, ये मांसपेशियों के संकोचन में काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन में, याददाश्त में काम करता है और सीखने में मदद करता है, ठीक है। अब अगर इसका किसी को डिसऑर्डर जो होता है, एसिटाइलिन अगर किसी का कम हो जाता है ना, देखो यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है, ये साइन अगर आपको ऊपर की तरफ दिया होगा इसका मतलब बढ़ जाता है, और इस नीचे की तरफ दिया होगा तो यानी कम हो जाना, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे अल्जाइमर जो होता है ना, अल्जाइमर एक रोग होता है, उसमें जो है एसिटाइलिन कम हो जाता है, ठीक है। अभी अल्जाइमर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे से आगे एक के अंदर एक चीज अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हम जो टॉपिक है मेन उससे हम भटक जाएंगे, इसलिए मैं अल्जाइमर अभी नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, हम कर लेंगे बाद में। उसके बाद है डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है, गतिविधि, प्रेरणा और आनंद को नियंत्रित करता है। यानी जो हमारा मोटिवेशन है ना, कि हम किसी चीज को करने के लिए कितने मोटिवेटेड है, अंदर से कितने पॉजिटिव हैं, या हमारा मूवमेंट क्या, गतिविधि क्या है, या आनंदित कितने हम, कितने जो खुश हैं हम, ठीक है, हैप्पी कितने हैं, उस चीज को अफेक्ट करता है डोपामाइन। अगर डोपामाइन कम हो जाता है तो पार्किंसंस रोग बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि पार्किंसंस रोग में जो डोपामाइन कम होता है, ठीक है, और जिसको स्किज़ोफ्रेनिया, उसका डोपामाइन बढ़ जाता है, ठीक है, और उसकी गतिविधियां भी फिर इतनी बढ़ जाती है कि जो नहीं है वो भी दिखने लगता है। फिर एक सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का एक जो नाम है 5-HT, ठीक है, ये कोड वर्ड की तरह की कह सकते हैं, इसका एक अलग से ही सिंबल है। इसका काम होता है मूड, नींद और भूख को नियंत्रित करता है। अगर ये कम हो जाता है तो डिप्रेशन बढ़ता है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन कम होगा तो क्या होगा, मूड स्विंग ज्यादा होगी, और मूड स्विंग्स होंगे तो नींद, और जो नींद भी कम आएगी, और नींद नहीं आएगी अच्छे से तो वैसे जो बॉडी हैवी रहेगी और भूख नहीं लगेगी अच्छे से, और ये सारी चीजें होंगी तो डिप्रेशन होने का चांस रहता है, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए कि डिप्रेशन जो किस कारण से होता है, तो सेरोटोनिन, या डिप्रेशन को कौन सा ट्रांसमीटर अफेक्ट करता है, सेरोटोनिन अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है नोरेपाइनेफ्रिन। नाम जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं पर याद आपको रखने पड़ेंगे क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम जो है सेम है, ठीक है। नोरे, इसको ब्रेक करके कर लेना, नोरेपाइनेफ्रिन, इस तरह से 3 में। इसको नोराड्रेनालाइन भी कहा जाता है। अराउजल, अलर्टनेस या स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अराउजल यानी सतर्कता, उत्तेजना या तनाव प्रतिक्रिया में मदद करता है। किसी चीज जो हमारे अंदर से उत्पन्न हो रही है ना, कि किसी चीज को करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बहुत ज्यादा अलर्ट हो रहे हैं, या तनाव प्रतिक्रिया जो स्ट्रेस है और उसमें कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सारी चीजें किससे होती है, इसी से होती है। डिप्रेशन में ये कम हो जाता है, एंजाइटी में ये बढ़ जाता है। जब चिंता होती है ना, चिंता बढ़ती है तो ये भी बढ़ जाता है। और डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या होता है, बंदा जो चुपचाप रहता है, वो खुश, जो ज्यादा रोना चिल्लाना वाला नहीं होता। एंजाइटी में बंदा जो चिल्ला सकता है। तो डिप्रेशन एक तरह से डाउन सिचुएशन है, एंजाइटी एक तरह से जो हाई सिचुएशन है। तो इसी तरह से नोरेपाइनेफ्रिन जो है क्या है, डिप्रेशन में कम हो जाता है और एंजाइटी में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है गाबा, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ये एक तरह के ऐसे एसिड है जो कि ज्यादातर मुख्य अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर है, मस्तिष्क को शांत करता है।
अगर ये कम होता है तो एंजाइटी और सीजर्स बढ़ सकते हैं। यानी कि सीजर्स क्या होता है, दौरे पड़ना, जैसे मिर्गी का दौरा होता है या कोई और तरह के दौरे हो सकते हैं, तो दौरे पड़ने लगते हैं, वो चीजें जो है इसमें होती है। ठीक है, अब आप देखोगे कि एंजाइटी जो है वो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो ये ना मल्टीपल चीजें होती हैं कि कौन कौन सी चीजें किस किस चीज को अफेक्ट कर सकती है, वो है। ठीक है, मेन जो आपसे पूछा जाएगा वो हम क्वेश्चंस में भी कर लेंगे। एक तो सेरोटोनिन पूछा जाता है, एक डोपामाइन पूछा जाता है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, डोपामाइन और सेरोटोनिन। ठीक है, उसके बाद जो है एक ये भी पूछा जाता है एंडोर्फिन्स। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद 6 है नंबर हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या होता है कि ये जो है मुख्य उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी देखो पीछे वाला आपने पढ़ा कि मुख्य अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग को शांत रखता है, और ये जो है मुख्य उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सीखने और याददाश्त में मदद करता है। अगर अधिक मात्रा में हो गया, अगर ये ज्यादा बढ़ भी गया ना, तो ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा देता है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स यानी जो कोशिकाएं हैं या जो न्यूरॉन जो कि संकेत लेकर जा रहे हैं ना, जो चीजें उनको नुकसान पहुंचाने लगता है। जो हमारी नसें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि स्ट्रोक में होता है। स्ट्रोक क्या होता है ना, स्ट्रोक मैंने बताया था कि खून का अंदर जम जाना या फिर अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, रक्त स्राव हो जाना, स्ट्रोक होता है। और स्ट्रोक में भी क्या होता है, जब स्ट्रोक होता है तो ग्लूटामेट जो बढ़ जाता है। ठीक है, एंडोरफिन्स क्या होता है, एंडोरफिन क्या ये है, प्राकृतिक दर्द निवारक होता है, खुशी का एहसास देता है। ठीक है, प्राकृतिक दर्द निवारक कौन है, एंडोरफिन है। और खुशी का एहसास देने वाला एक और था जो खुश का आनंद के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डोपामाइन भी होता है। लेकिन ये नेचुरल खुशी है कि पेन किलर्स को मार देता है, दर्द को मार देता है बॉडी में। ठीक है, ये कम होने पर दर्द की संवेदना और उदासी बढ़ती है। जब एंडोर्फिन कम हो जाएगा तो इंसान ऐसे फील करेगा जैसे दर्द हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, मेरी बॉडी में भी पेन हो रहा है। तो इसलिए कुछ मेडिसिन हमारी होती है ना, उसमें भी ये मिलता है। या जो ये होती है ना, कुछ गैसें ऐसी होती हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन नॉर्मली जो च्युइंगम्स या टॉफीज हम खाते हैं, चॉकलेट्स हम खाते हैं, उन चीजों में हम कहते हैं ना कि चॉकलेट खाने से मूड अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी के ना जो हार्मोन्स होते हैं या फिर जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं वो, जिसकी वजह से हम खुश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जितने हमने हम तक जो न्यूरो पढ़े हैं, उसके बाद हम मल्टीपल डिसेबिलिटी पे मूव करेंगे। ठीक है, पहला है एसिटाइलकोलिन, मांसपेशियों का संकोचन और याददाश्त। डोपामाइन आनंद, प्रेरणा और गति से रिलेटेड है। सेरोटोनिन का मुख्य कार्य मूड, नींद और भूख पे वो काम करना। और नोरेपाइनफ्रीन जो है सतर्कता, तनाव प्रतिक्रिया। गाबा मस्तिष्क को शांत करना या अवरोधक है। ग्लूटामेट क्या है, उत्तेजक है, सीखना और याददाश्त करना। एंडोर्फिन जो है प्राकृतिक दर्द निवारक या खुशी है। और मेन कौन कौन से है, डोपामाइन, एक तो मैं अलग कलर से यहाँ पे टिक कर देती हूँ, इनको याद रख लीजिएगा। एक तो डोपामाइन, सेरोटोनिन और जो एक है एंडोर्फिन, ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो जो है सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत कम ऐड किए हैं, ज्यादा ऐड भी नहीं किए हैं। अब चलते हैं हम मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी बहु विकलांगता क्या है। बहु जो विकलांगता है वो क्या है, नाम से पता चल रहा है जिसमें एक से ज्यादा डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, मेनली इसमें जो पढ़ी जाती है वो हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो है रीजन कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि इस डिसेबिलिटी के साथ यही वाली होगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी जो कॉमन है ज्यादातर वो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या अधिक प्रकार की विकलांगताएं जो है एक साथ हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड में इनका कलर चेंज कर लेती हूँ, ये भी नहीं हो पा रहा है शायद। चलिए, इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेदी या बौद्धिक विकलांगताएं शामिल हो सकती हैं। इसमें संचार, सीखने और आत्म देखभाल में कठिनाइयां होती हैं और इसके लिए समन्वित और विशेष पुनर्वास और शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी एक से ज्यादा प्रकार की डिसेबिलिटी होगी, कम से कम दो या दो से ज्यादा प्रकार की डिसेबिलिटी जब एक साथ हो जाती है तो उसे बहु विकलांगता की कैटेगरी में, मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है।
और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल डिसेबिलिटीज या सेंसरी डिसेबिलिटीज या मेंटल इलनेस है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या क्रॉनिक डिजीज है, जो भी हम डिसेबिलिटीज पढ़ रहे हैं कोई भी हो सकती है, कोई भी दो एक साथ हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि फिजिकल के साथ सेंसरी होगा तभी उसको बहु में रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब दो डिसेबिलिटीज एक साथ होती है तो उनके लिए समन्वित यानी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन की जो टेक्निक्स हैं या जो सर्विसेज हैं उनको कोलैबोरेट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ताकि उनके बीच तालमेल बिठाकर जो बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट रिकवरी जो है या इलाज है वो सेवाएं दी जा सके। सबसे पहला जो कारण है वो है कारण क्या, एक सिचुएशन, सॉरी, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक साथ हो जाना, यानी शारीरिक और बौद्धिक विकलांगता। एक बच्चा जिसे मस्तिष्क पक्षाघात है, सेरेब्रल पाल्सी है, और साथ ही उसकी बुद्धि या सीखने की क्षमता कम है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है कि जैसे और मोस्ट कॉमनली सेरेब्रल पाल्सी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है ज्यादातर, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, दृष्टि और श्रवण विकलांगता, यानी बच्चा जो है सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, ठीक है। एक व्यक्ति जो ना तो देख सकता है ना सुन सकता है, जिसे श्रवण दृष्टिहीन कहा जाता है यानी डेफ ब्लाइंड कहा जाता है। और डेफ ब्लाइंड का एक दूसरा नाम भी अगर किसी को पता हो, इसको कहा जाता है ड्यूअल सेंसरी इम्पेयरमेंट, DSI। ड्यूअल, डी से है ड्यूअल, S से है सेंसरी और इम्पेयरमेंट, जिसमें कि दो सेंसरी जो है हमारी इम्पेयर्ड होती है। दो सेंसरी, 5 सेंसर सबको पता है ना, आंख, कान, नाक और जीभ और सॉरी एक स्किन हमारा, ठीक है। ये 5 जो हमारे सेंसेस हैं, इन पांचों में से आंख और कान सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, दो सेंसेस जब इफेक्टिव होती हैं हमारे तो उसको ड्यूअल सेंसरी कहा जाता है, जिसमें टू सेंसेस, दो सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेंटल इलनेस विद फिजिकल डिसेबिलिटी, की मानसिक रोग, जो आज हमने अभी मानसिक रोग पढ़े, उनके साथ शारीरिक विकलांगता हो जाना। जैसे कि जो व्यक्ति स्किजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है ऑलरेडी, उसके पैरों में लकवा भी है, ठीक है। फिर जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट विद स्पीच डिसेबिलिटी, ये हमें भी पता है ना कि जो बच्चा सुन नहीं सकता ना वो बोल भी नहीं पाता, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है। जो पूरी तरह से नहीं सुन पाता, कम सुनने वाला व्यक्ति फिर भी है कि चलो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीच डेवलप हो जाता है, चांसेस है उनके, लेकिन जो बिल्कुल नहीं सुनता उसका जो है वो बोल भी नहीं पाता। एक बच्चा जो ठीक से सुन नहीं सकता और बोलने में भी कठिनाई है तो वो क्या है, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में है। है दृष्टि विकलांगता के साथ साथ चलने फिरने की विकलांगता की विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो व्यक्ति दृष्टिहीन है उसके पैरों की कमजोरी के कारण चलने में भी कठिनाई है, तो वो दो में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, की जो वाणी और श्रवण विकलांगता है उसके साथ साथ जो उसे बौद्धिक विकलांगता भी है। एक बच्चा जो ठीक से सुन या बोल नहीं सकता, उसके सीखने की क्षमता भी धीमी है, तो वो किस में आ गया, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ गया। उसके बाद है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जो स्पीच वाला है, जो बच्चा सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, वो बच्चा थोड़ा अकेडमिकली लैग करे तो फिर ठीक है, चलो कि पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसका IQ कम है कि वो अपने अनुकूल व्यवहार नहीं कर पा रहा है, एडेप्टिव जो बिहेवियर है उसमें भी कमी आ रही है, सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा धीमी है, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ गया। टेस्ट दोनों होंगे यहाँ पे, जो एक दोनों डिसेबिलिटीज के अगर चांसेस है ना, सिम्टम्स हैं, तो जो असेसमेंट होता है या जो टेस्ट लगते हैं वो दोनों तरह के लगेंगे, दोनों में चेक किया जाएगा कि किस किस प्रॉब्लम का कितना % है, और ओवरऑल उनको टोटल करके जो है डिसेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। चाहे वो अकेला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी जब होता है ना, तो जो विस्क है, बिने टेस्ट है, तो इनसे IQ टेस्ट करते हैं, साथ ही में जो VSMS है और वेब्स है हमारे पास, वेब्स भी है एक, इनसे अडेप्टिव अनुकूली व्यवहार भी चेक किया जाता है। ओवरऑल दोनों का परसेंटेज मिला के बताया जाता है कि ओवरऑल जो डिसेबिलिटी है वो कितनी % है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से अधिक विकलांगताओं का जो संयोजन है, जैसे कि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा भी नहीं, जो दो से भी ज्यादा कर लो यहाँ पे। वैसे तो मल्टीपल का मतलब यही है कि एक से ज्यादा होना, लेकिन ये वो सिचुएशन है जहां दो से भी ज्यादा है, जैसे ऑटिज्म भी हो गया, चलने फिरने की विकलांगता भी है, बोलने की समस्या भी है, ठीक है। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। 10 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, बाकी आपको PPT में साथ में मिल जाएंगे।
पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूड डिसऑर्डर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मूड विकार कौन सा है, स्किज़ोफ्रेनिया, द्विध्रुवीय विकार, ऑटिज्म या डिसलेक्सिया। ऑप्शन देख के मत बताइएगा, जो आपका ऑप्शन आप सोच रहे हैं ना कि है उसके पीछे का कारण सोचना है अब आपको। मूड विकार क्या है, मूड से रिलेटेड मनोदशा विकार, कि जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होता है। मूड किसमें चेंज होता है, देखो स्किज़ोफ्रेनिया में तो कोई दिखने लग जाता है, तो ये तो नहीं होगा। बायोपोलर में क्या होता है, इसमें कभी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत होता है। ये कह सकते हैं कि ये फिर भी मूड चेंज है, कि कभी तो गुस्से वाला मूड है, कभी बहुत शांत वाला है। ऑटिज्म तो एक सिचुएशन ही अलग है। फिर डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, रीजन समझते हुए चलिएगा कि ऑप्शन क्यों सही है वो। उसके बाद है कि न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में कौन सा अवसाद जो है वो काम करता है या प्रमुख है। तो डोपामाइन जो होता है वो तो आनंद वाला होता है, कि आनंद बढ़ाता है। सेरोटोनिन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, जो कि दुख बढ़ा देता है, दुखी करता है ये। गाबा की बात हमने अलग की थी। एसिटाइलिन जो था वो तो ये मांसपेशियों के संकुचन से रिलेटेड था। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है। मल्टीपल डिसेबिलिटी केवल एक प्रकार की अक्षमता है, दो या अधिक अक्षमताओं का सह अस्तित्व, अस्थायी बीमारी, केवल मानसिक मंदता। केवल वाला शब्द तो पहले गलत कर देना है। अस्थायी जो पूछा जाए तो वो तो मेंटल इलनेस होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। दो या दो से अधिक यानी मल्टीपल यानी बहुविकलांगता है, तो दो से अधिक वाला सही है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्किज़ोफ्रेनिया मुख्य रूप से किसका विकार है। तो ये जो विकार है हमें देखो, या तो कोई सुनने लग जाता है या दिखने लग जाता है, तो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, विचार या धारणा का, गतिशीलता का, भाषण का, स्मृति का। जो इसमें हमें कोई दिख रहा है, कोई धारणा बन गई है कि कोई है जो हमें मार देगा, कोई है जो हमें ले जाएगा, कोई है जो मुझसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई है जो मुझे बहुत पसंद करता है, वो मेरे से बात करता है व्यक्ति। ठीक है, तो वो चीजें हैं कि धारणा बन गई, एक विचार बन गया कि मुझे कोई दिखता है, मुझसे कोई बात करता है, मुझे कुछ सुनाई देता है। ठीक है, यहाँ पे गतिशीलता से कुछ रिलेटेड नहीं है, भाषण से रिलेटेड नहीं है, मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, कोई याद नहीं आ रहा है हमें। एक्चुअल में हमें वो चीजें जो है वास्तविकता से संपर्क टूटने के बाद ऐसी चीजें दिख रही हैं, सुन रही हैं, जो वास्तविकता में है ही नहीं। यानी हमारा थॉट और परसेप्शन है ना, वो चेंज हो गया। हमारे विचारों में कोई आ रहा है, हमारी धारणा बन गई है कि कोई है मेरे सामने जो मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता की विशेषता क्या है। हाई आईक्यू, उच्च आईक्यू, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कम अनुकूलन व्यवहार, हाँ ये हमने पढ़ा था कि जो अडेप्टिव बिहेवियर अनुकूलन व्यवहार है वो कमजोर होता है, कम होता है। अस्थायी भ्रम, टेम्परेरी कंफ्यूजन, ये तो बिल्कुल नहीं है। मजबूत भावनात्मक नियंत्रण, देखो जिसका भावनात्मक नियंत्रण जो है वो मजबूत होगा, तो वो व्यक्ति तो सामान्य होगा, उसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जिसका अनुकूली व्यवहार जो है वो कमजोर हो या कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मुख्य रूप से क्या प्रभावित करता है। दृष्टि को बिल्कुल भी नहीं, सामाजिक और संप्रेषण कौशल, वेरी गुड, ये सही लग रहा है। श्रवण बिल्कुल भी नहीं, मोटर स्किल्स बिल्कुल भी नहीं। तो ऑटिज्म का बच्चा हमने पढ़ा था कि सोशली किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, आई कांटेक्ट नहीं करता, समाज से एक तरह से संपर्क टूटता है, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है ऑटिज्म का बच्चा। तो अपनी दुनिया में खोए रहने वाले का सामाजिक या संप्रेषण कौशल जो है वीक होगा, तो उसका जो ऑटिज्म का ये जो एरिया है वो प्रभावित होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइकोटिक विकार है। साइकोटिक हमने पढ़ा था कौन सा होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिसमें कि जो चीजें नहीं है वो चीजें भी हमें दिखने लगती है। अच्छा, एक यहाँ पे फोबिया वर्ड आ गया, फोबिया भी बता देती हूँ। फोबिया क्या होता है, फोबिया डर होता है, किसी चीज से बहुत ज्यादा डरना, जैसे कि ऊंचाई से किसी को इतना डर होता है कि वो ऊंचाई पे जाना नहीं चाहता, किसी को पानी, बहुत ज्यादा पानी देख ले अगर उससे डर लगता है। और ये बहुत मेंटल इलनेस में एक तरह से आता है। ठीक है, और इसका इलाज हो सकता है, इसकी रिकवरी हो जाती है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया, वो बेंगलोर से था, और जब वो गुरुग्राम में शिफ्ट हुए
तो उसे जो है हिंदी से डर लगता है। अगर उस बच्चे को आप कहो कि इधर आओ या बैठ जाओ, तो कुछ भी उसे नहीं पता, कुछ भी एक वर्ड भी उसे हिंदी का नहीं आता था। अगर कुछ एक दो वर्ड उसने सुन रखे थे तो उसका मीनिंग उसे नहीं पता था। अगर उसके आसपास कोई हिंदी बोलता हुआ सुन भी जाता था तो वो रोने लगता था और खुद को काट लेता था। अभी क्लास के बाद जो मैं सर को एक पिक्चर भेजूंगी आपको, मैं दिखाऊंगी, मैं उसका हाथ पे इतने बड़े बड़े उसके हाथों पे जख्म मैंने देखे हैं। पिछले 2 महीने से मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। उसको लैंग्वेज से फोबिया था, वो हिंदी से डरता था। किसी को हिंदी में बात करते हुए भी सुन लिया, कहीं हिंदी लिखी हुई देख ली तो भी वो डरता था, रोने लगता था, खुद को काटने लगता था, खुद को मारता था वो। धीरे धीरे जो मैंने उस पर काम किया है, अब वो लैंग्वेज फोबिया उसको नहीं है, वो हिंदी से नहीं डरता है। इवन वो बच्चा इतना अच्छा हो गया कि पिछले 2 महीने से वो रोया तक नहीं। उसकी माँ बहुत खुश है कि मेरे बच्चे ने हिंदी से डरना बंद कर दिया। अभी हिंदी जो है आम भाषा है, किसी सुनने को वही मिलेगी। तो वो बच्चा सुनते ही रोने को लग जाता है। वो बोलता है कि वाई दे आर टॉकिंग इन हिंदी, कि वो हिंदी में बात क्यों कर रहे हैं, हिंदी क्यों बोल रहे हैं। तो वो ऐसी तरह की सिचुएशन उसकी थी, लेकिन पिछले 2 महीने वो बहुत वो रिकवरी कर गया है। और आज वही बच्चा जो है, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अगर मैं उसे दे दूं या एक पिक्चर दे दूं और सिंपल सिंपल चीजें पूछूं कि ये क्या है, तो थोड़ी थोड़ी वो चीजें बता पा रहा है। हालांकि अभी भी उसका लेवल ये है कि हम वेजिटेबल, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, वो चीजें जो धीरे धीरे मैं उसको हिंदी में सिखा रही हूँ, ताकि वो जिस चीज को समझ देखे तो उसे पता लगे कि ये चीज क्या है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो कैटेगरी वाइज जो हम करवा रहे हैं उसको, लेकिन वो फोबिया है उसका लैंग्वेज से, जो कि उसको धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। और ये जो है एक शॉर्ट टाइम है, और जैसे ही वो इसका रिकवरी होगा, इसमें साल हो सकते हैं, लेकिन इससे वो रिकवरी कर जाएगा। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी नहीं है। बाकी हम डिप्रेशन क्या है, ओसीडी क्या है पढ़ चुके हैं, स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ चुके हैं। तो साइकोटिक डिसऑर्डर कौन सा है, स्किज़ोफ्रेनिया है। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। न्यूरो डेवलपमेंटल यानी कि जहां पर विकास हो रहा है, वहीं से स्टार्ट हो गया, बचपन से स्टार्ट हो गया। तो स्किज़ोफ्रेनिया की तो कोई एज नहीं है, ये तो साइकोटिक डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, इसमें जो बिहेवियर प्रॉब्लम आएंगी, जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल आएंगी। ठीक है, या न्यूरो डेवलपमेंटल में और कौन सा पढ़ा था हमने, ऑटिज्म, एएसडी, एडीएसडी। माइक म्यूट रखिए प्लीज, सर नेम अनाउंस कर दीजिए जिसका भी ऑन है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, और ये सारी जो है न्यूरो, और एक एसएल डिसऑर्डर। ठीक है, ये जो है हमारी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है सारे। डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देख लीजिए जहां पर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं तक आज हम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, 11 तक करते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को पुनर्वास में शामिल करता है। केवल चिकित्सीय उपचार, देखो केवल वाला मैंने बताया था कि गलत कर देना। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये सही है, क्योंकि जहां पे डिसेबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे जो कमेटी है या जो मेंबर्स है वो भी ज्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, आइसोलेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, घर में बंद भी नहीं कर सकते। तो जहां पे विकलांगताएं ज्यादा है एक से, तो वहां पे जो दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा वो एक से ज्यादा ही अपनाने पड़ेंगे। स्पेशल एजुकेशन भी देनी पड़ेगी, थेरेपिस्ट भी देनी पड़ेगी, मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, इमोशनल सपोर्ट भी देना पड़ेगा, सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वो पढ़ लेते हैं कि भ्रम क्या है, हेल्यूसिनेशन क्या है। तो हेल्यूसिनेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बिना किसी स्टिमुलस के, उत्तेजना की, एक झूठी धारणा बन जाती है, एक परसेप्शन बन जाता है कि कोई चीज है। ठीक है, तो वो होता है एक हेल्यूसिनेशन, भ्रम, कि कोई चीज है नहीं लेकिन हमें भ्रम बन गया कि हाँ ये चीज है। वो हमें एज ए रियल दिख रही है कि जैसे हमारे सामने सच में है, लेकिन वहां है कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ का टॉपिक यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन देखिए, गंभीर अवसाद के लिए प्रथम उपचार पंक्ति सामान्यतः होती है, तो इलेक्ट्रो
कॉन्वेंशनल होता है। ये क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट होता है जो मस्तिष्क से निकाला जाता है गंभीर मानसिक रोगों के उपचार के लिए। जैसे कहते हैं ना कि पागलपन, कि वो तो पागल खाना है, पागल खाने में जो लोग रहते हैं उनको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो वो चीज है कि जो बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन जब हो जाता है ना, तो उनको ये इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। ठीक है,